वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर दिसंबर 2026। चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप यूट्यूब व्हाट्सएप की कम्युनिटी या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको इजी ग्रुप में एक्सेस मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप, ताकि आपको जितने भी नए PDFs और ये सब कुछ है जो मिल जाए। चलो अब हम लोग आते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर द मेन गोल्स दैट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द लॉन्ग टर्म सक्सेस, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो एक मिनट बेटा, हाँ ओके क्या बोल रहे हैं ये कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पर्पस क्या है और कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये तो आपका हो गया हिंदी में। अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर द मेन गोल्स दैट हेल्प्स टू अचीव द लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है क्या, परफॉर्मेंस को, एंड गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर से बेहतर होना। ओके समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे स्मार्टफोन कंपनी का होता है, ठीक है। तो कंपनी देखती है कि AI पावर्ड फ़ोन्स की डिमांड बढ़ गई है एक्चुअली। तो जैसे कंपनी के लिए वो न्यू अपॉर्चुनिटी है ना, तो कुछ ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी आया तो वो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही पार्ट हो सकता है, क्योंकि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने में हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख ही दे रही हूँ ये चीज़ कि इट हेल्प्स to find out new business ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करता है। ओके तो ये चीज़ ध्यान रखना, फाइंड थोड़ा हाईलाइट कर लो, ये पॉइंट भी ऐड कर लो, आप मीनिंग के साथ साथ लिख सकते हो। अब आते हैं, जैसे आप जो एग्जांपल दिया मैंने उसमें क्या नई अपॉर्चुनिटी है, तो मतलब आइडेंटिफाई करोगे नया अपॉर्चुनिटी तो नए चांसेस ढूंढोगे क्या नई अपॉर्चुनिटी, जैसे AI पावर्ड फोन्स हो गए, ठीक है। अब आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई द न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। अब देखो, helps the organization to grow। अब क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करते हैं। इट इनकरेजेस द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रू इनोवेशन के थ्रू करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड सपोर्ट द बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें एक्सपेंशन ज़रूरी होता है। अब इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स द मैनेजर टू मेक द बेटर डिसीजन मेकिंग, improve planning, supports effective decision making and reduce the uncertainty। मतलब क्या हुआ, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ आपकी प्लानिंग का पार्ट हो गया, डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो गया। अब इन्होंने बोला अनसर्टेनिटी रिड्यूस करो। अनसर्टेनिटी रिड्यूस कब होगा, जब डिसीजन सही होगा, राइट, जब डिसीजन एक डायरेक्शनल होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कंपनी अगर डिसाइड करती है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूविंग डिसीजन मतलब एक बेटर डिसीजन लो एक तरीके से। अब आ जाओ फोर्थ कॉम्पिटिटिव पोजीशन, नहीं फिफ्थ वन है, गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन करनी है। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर परफॉर्मेंस दैन द कॉम्पिटिटर्स। मैंने आपको भी बताया था गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लेते हो आप। इम्प्रूव द मार्केट पोजीशंस को इम्प्रूव करिए, इंक्रीज करिए आपकी मार्केट की पोजीशन, इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएट द लॉन्ग टर्म सक्सेस।
अब आ जाओ, improves the competitive position. It helps the organization to remain the strong in the market, uses resources efficiently, respond to environmental changes, improves the business performance. Okay, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. ये हो गया इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव पोजिशंस को कैसे इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, अब देखो मार्केट में क्योंकि अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखनी है ना, वरना अब कैसे काम करोगे, नहीं कर पाओगे. तो वही चीज़ में बताई गई है. मीट द स्टेक होल्डर्स नीड्स. स्टेक होल्डर नीड का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब कि स्टेक होल्डर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करते हैं. जैसे स्टेक होल्डर्स कंपनी में जैसे कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, सप्लायर्स, ये सब एक्सेट्रा आते हैं. ठीक है, तो जैसे कस्टमर्स आपके गुड प्रोडक्ट्स के लिए आ जाएंगे, है ना, गुड प्रोडक्ट्स देखेंगे. ठीक है, उनकी नीड गुड प्रोडक्ट्स होगी. और एम्प्लॉयज़ की क्या नीड होगी, फेयर सैलरीज उनको मिले. और आपका शेयर होल्डर मतलब गुड रिटर्न्स, उनको अच्छे रिटर्न्स मिले. जब प्रोडक्ट अच्छा होगा तो रिटर्न्स भी अच्छे होंगे, सेल अच्छी होगी. सप्लाईज टाइमली पेमेंट सप्लाई करो. ठीक है, याद रखो कि जैसे स्टेक होल्डर नीड मतलब सब इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ की नीड को सेटिस्फाई करना, इसका मतलब यही होता है. फोकस ऑन कस्टमर, प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, मेंटेन द गुड रिलेशनशिप एंड एम्प्लॉयज़ एंड सप्लायर्स. अब देखो, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को आइडेंटिफाई करो. कैसे, मतलब कंपनी की सक्सेस के लिए कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. जैसे बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइंड करना. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो. रेस्टोरेंट में गुड फूड, गुड सर्विसेज होनी चाहिए, रीजनेबल, हाँ, गुड फूड, गुड सर्विसेज होनी चाहिए, जैसे रीजनेबल प्राइस में होता है, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकते हैं. राइट, तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. कि कौन कौन सी चीज़ें हम उसके बाद देखो, अंडरस्टैंड्स द कस्टमर नीड्स, ये तो हो गया. अब अवॉइड फेलियर. देखो फेलियर कब अवॉइड होगा, प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करो और फेलियर से प्रॉपरली बचो. ठीक है, जब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो फिर आप फेलियर से, जैसे आप CMA देते हो तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे ना, तभी तो फेलियर से बचोगे, नहीं तो कैसे बच पाओगे, कोई चांस ही नहीं है ना. तो इम्प्रूव करोगे एफिशिएंसी, इंकरेज करोगे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यूज़ करोगे बेंच मार्किंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी. अब देखो, बेंच मार्किंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्रूव करने के लिए होगी, इनकरेजेस द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. हाँ, ओके, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते जाओगे तो फेलियर अवॉइड होता चला जाएगा. ठीक है, बेसिकली आप ना रिस्क कम करो फेलियर से बचने के लिए. तो कंपनी कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी स्टडी करती है एक्चुअली. ठीक है, तो और अपनी वीकनेस को इम्प्रूव ही करती है हमेशा. अब एक्सेप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, कस्टमर प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ सकते हैं, कस्टमर चॉइसेस मतलब प्रेफरेंसेस मतलब चॉइसेस, कंपटीशन में मार्केट कंपटीशन में चेंज आ सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस आ सकता है, इकोनॉमी में चेंजेस. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपनी को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने में हेल्प करता है. तो चेंज के साथ कंपनी को भी चेंज कर दो. ओके, चेंज करना होगा. तो कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करने लगे, कंपनी ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर देती है, तो इन्वायरमेंटल चेंज, तो चेंज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लो. समझ में आ रहा होगा. तो इस कंपनी इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट द चेंजेस. इसमें क्या मैंने लिखा है देखो, रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज, मेंटेन द कॉम्पिटिटिवनेस एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. आप इसमें एक पॉइंट बेटा और भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ये ऐड करना चाहो तो. ठीक है, चेंजेस कौन कौन से होते हैं ये लिख सकते हो. जैसे टेक्नोलॉजी के चेंजेस, प्रेफरेंसेस. ठीक है, कस्टमर प्रेफरेंसेस में चेंजेस. थर्ड पॉइंट, कंपटीशन. फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज.
5th पॉइंट इकोनॉमी, ठीक है। तो इन सब में चेंजेस हो सकते हैं, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। और कंपनी को भी चेंज करना चाहिए, ये चीज़ लिख सकते हो। बस ये पॉइंट्स ऐड कर लेना तो आंसर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसी में ऐड कर लेना, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है वहाँ वहाँ पे ऐड कर लेना। बाकी सबसे ईजी लैंग्वेज में लिखा है तो मैं ऐसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेवलप द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैनेजर्स में क्रिएटिव और लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करता है, ठीक। अब आज मतलब सिर्फ आज के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। जैसे आज की सेल कैसे बढ़ेगी, के साथ साथ 5 साल बाद भी कंपनी को मार्केट लीडर कैसे बनना है, ठीक है। मैनेजर यही सोचता है। अब जैसे स्ट्रेटेजी थिंकिंग पूरी की पूरी क्या होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग होती है। ठीक है। अब इनकरेजेस इनोवेटिव होता है। इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वार्टर्स 8 स्टेप मॉडल ऑर्गेनाइजेशन चेंज। क्वार्टर्स मॉडल चेंज मैनेजमेंट मॉडल है ये, ठीक है, जो जॉन क्वार्टर ने डेवलप किया था, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसका जान लो, ठीक है। जॉन क्वार्टर ने डेवलप किया था। तो ये मॉडल बताता है कि कंपनी में कोई चेंज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से 8 स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए। तो जैसे कंपनी को न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू प्रोसेसेस या न्यू वर्किंग मेथड अडॉप्ट करना है तो ये मॉडल हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सक्सेस बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स। क्रिएट अर्जेंसी, बिल्ड द गाइडिंग टीम, फॉर्म विजन एंड स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेट द विजन, इनेबल द एक्शन and generate the short term wins and sustain the change, institute the change। देखो, अब तुम्हें हम एक एक एक्सप्लेन कर देते हैं तो और आसानी होगी, ठीक है। मैंने इसको एक्सप्लेन करके नहीं बताया है यहाँ पर, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। पहले ये 8 पॉइंट ही याद रख लो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करके यहीं पे छोटा छोटा सा लिखे ले रही हूँ, तो ये देख लेक्चर के साथ PDF करना मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो, वेट अ मिनट बेटा, just give me a second। Yeah, let's continue this। Yeah, तो जब से पहले अर्जेंसी क्रिएट, एम्प्लॉयज़ को समझना है कि चेंज की ज़रूरत अभी क्यों है। सबको समझाओ कि अगर चेंज नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी में, ठीक है। तो कंपनी एक तरीके से बोलती है कि कॉम्पिटिटर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमें भी ऑनलाइन जाना है, ठीक है। ये मेनली आजकल का ट्रेंड है। तो अर्जेंसी क्या हुई, चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। चेंज को समझना, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन कंपनी, और आप इन्वायरमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, इन द इन्वायरमेंट। अब देखो, बिल्ड द गाइडिंग टीम, चेंज को लीड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टीम बनाना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी टीम बनाओ जो चेंज को सक्सेसफुली लीड कर सके, जैसे मैनेजर हो गया, HR हो गया, IT टीम, ये सब तीनों मिला करके न्यू सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने में हैंडल करते हैं। तो गाइडिंग टीम मतलब चेंज की लीडरशिप टीम, ठीक है। लीडरशिप चेंज टीम फॉर चेंज, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अर्जेंसी क्रिएट करना, फिर उसके बाद हमें गाइडिंग टीम बनाना
कि जो चेंज हुआ है उसको हम लोग कैसे गाइड करें। फॉर्मेशन ऑफ द विजन एंड द स्ट्रेटजी। अब देखो, चेंज के लिए क्लियर विजन एंड प्लान बनाना, डिसाइड करो कि चेंज के बाद कंपनी कहाँ जाना चाहती है और वहाँ कैसे पहुँचना है। लाइक विजन, कंपनी को फुली डिजिटल बनाना है, और स्ट्रेटजी, न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, कंपनीज को ट्रेनिंग देनी है कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। तो विजन का मतलब ये हो गया गोल प्लस प्लान। आप ये भी लिख सकते हो बेटा। कम्युनिकेट विद द विजन। देखो, कम्युनिकेट द विजन, कम्युनिकेट द विजन का मतलब क्या होता है। देखो, चेंज की विजन को एम्प्लॉयज़ के साथ जैसे क्लियरली कम्युनिकेट कर देना है ना, और सबको बताओ कि चेंज क्या है, क्यों है और कैसे होगा। सारे लोगों को बताओ अपने एम्प्लॉयज़ में। वेट अ मिनट, हैविंग सम मैसेजेस। या ओके, लेट्स कंटिन्यू। कम्युनिकेट द विजन, विजन को कम्युनिकेट करना मतलब सबको बताना है। तो जैसे मैनेजर्स मीटिंग, ईमेल और ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ को न्यू सिस्टम के बारे में समझाता है। तो कम्युनिकेट मतलब टेल एवरीवन। यहाँ पे लिख देती हूँ एवरीवन इन कंपनी, कंपनी में सबको बताओ, ठीक है। अब देखो, इनेबल एक्शन, इनेबल एक्शन का मतलब एम्प्लॉयज़ को चेंज इम्प्लीमेंट करने के लिए नेसेसरी सपोर्ट, रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी देना। यहाँ पे लिख देती हूँ नेसेसरी सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या बोला था मैंने अभी, रिसोर्सेज एंड और क्या हो जाता है इनेबल एक्शन में, हाँ, अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी देना। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मतलब एम्प्लॉयज़ के रास्ते में की प्रॉब्लम्स को हटाओ, उन्हें एक्चुअली चेंज करने की पावर पूरा देना। तो न्यू सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग, कंप्यूटर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इनेबल एक्शन, एम्प्लॉयज़ को कैपेबल बनाना है एक तरीके से, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को कैपेबल बनाना है, ठीक है, या नीड टू मैनेज द एम्प्लॉयज़, या कुछ भी लिख सकते हो आप अपने लैंग्वेज में, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी स्टैंडर्ड लिखना, ऐसी भी मत लिखना जो एकदम ही बिल्कुल बेकार सी हो, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन ढंग से करना। पहले ये पॉइंट्स याद कर लो अभी, ठीक है। उसके बाद पूरे के पूरे जैसे लिखे जाते हैं वैसे हम लोग पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड कर दूँगी मैं, परेशान मत हो। इतना भी याद कर लोगे तो भी आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। उसके बाद जनरेट द शॉर्ट टर्म विन्स। शॉर्ट टर्म विन्स कैसे जनरेट करो, चेंज द प्रोसेस, जैसे चेंज द प्रोसेस नहीं, आप ऐसे देखो कि चेंज के प्रोसेस में जैसे स्मॉल सक्सेस अचीव करना, छोटी छोटी सक्सेस दिखाओ ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहें। न्यू सॉफ्टवेयर जैसे फर्स्ट मंथ में प्रोसेसिंग टाइम में 20% रिड्यूस हो गया, ये सक्सेस हो गया। या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपने न्यू सॉफ्टवेयर लेके आए हो, या कंपनी अब इस चीज़ पे वर्क करेगी, तो ये सब शॉर्ट विन्स होते हैं। तो शॉर्ट विन मतलब छोटी सक्सेस, यहाँ पे मैं शॉर्ट विन मतलब स्मॉल सक्सेस, ठीक है, स्मॉल सक्सेस। अब सस्टेन द चेंज, सस्टेन द चेंज मतलब इनिशियल सक्सेस के बाद भी चेंज को कंटिन्यू रखना, चेंज के बीच में, ठीक है, चेंज को बीच में छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जाना है। जैसे सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, लेकिन कंपनी एम्प्लॉयज़ की रेगुलर ट्रेनिंग कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चेंज को अडॉप्ट करते करते अपनी चीज़ों को भी कंटिन्यू रखना है, वहाँ पे रोकना नहीं है। सस्टेन मतलब चेंज को कंटिन्यू रखो। अब आओ इंस्टीट्यूट द चेंज। इंस्टीट्यूट चेंज मतलब क्या हुआ, चेंज को ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल वर्किंग के कल्चर का एक परमानेंट पार्ट बना दो, ठीक है। इंस्टीट्यूट का चेंज का मतलब नॉर्मल वर्किंग कल्चर का पार्ट, ठीक है। become part of normal
वर्किंग कल्चर। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे न्यू सॉफ्टवेयर अब कंपनी का परमानेंट सिस्टम बन गया है और सब एम्प्लॉयज़ उसी को यूज़ करते हैं, जैसे चेंज को परमानेंट आप कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि चेंज की ज़रूरत पहले बताओ, टीम बनाओ, विजन प्लान बनाओ, सबको बताओ कि क्या हो रहा है, फिर एक्शन के लिए सपोर्ट दो, छोटी छोटी सक्सेस पे इंजॉय करो, शॉर्ट टर्म जनरेट विंस करो, मतलब वही जनरेट शॉर्ट टर्म विंस, स्मॉल सक्सेस को एंजॉय करो, चेंज को कंटिन्यू रखो, चेंज परमानेंट बना दो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से छोटा छोटा लिख दिया है ताकि ये पूरा याद हो जाए। क्रिएट करो, टीम बनाओ, विजन बनाओ, गोल बनाओ, सबको बताओ और उसके बाद एक्शन लो, छोटी छोटी सक्सेस पाओ, फिर कंटिन्यू रखो सक्सेस के साथ साथ एंड परमानेंट बना दो उसको, फिर धीरे धीरे काम करके। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। तो लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 21, 21, 22 and 23 with the no, in the next lecture I will continue